हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी जो सीजीएल हो रहा है उसका पेपर 2 में यदि आपने हिंदी का चुनाव किया है तो जो झारखंड दरोगा मेंस में जो हिंदी सिलेबस पूछा गया था, हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे झारखंड दरोगा के मेंस में, वहाँ भी पेपर 2 में 100 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे। उनको हम देखेंगे। ये सेट 1 है। इस तरह से लगभग 5 सेट हुए हैं, तो पाँचों सेटों को हम देखेंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पाँचों सेटों को अपलोड करूंगा, लेकिन अभी ये पहला वीडियो है तो आपका इससे मैं आपका रिस्पांस को देखूंगा कि आपका रिस्पांस कैसा है। उसी के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लाऊंगा। तो ये इससे पहले कि आप कमेंट कर मुझे थोड़ा ज्ञान दे दें कि ये सिलेबस से बाहर है, मैं आपको जो 2017 का एसआई का सिलेबस है उससे अवगत करा दूं। ये आपका सिलेबस दिया गया है जिसमें हिंदी भाषा का विकास और उसकी स्थिति से संबंधित पहला पार्ट है और दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो दूसरा पार्ट है ये हमारे सिलेबस में दिया गया है, हिंदी साहित्य का विकास। आप सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा और हिंदी व्याकरण ये भी आ जाएगा। तो ये पार्ट दोनों है। उसके बाद हिंदी भाषा भी हमसे दिया गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास, उसका स्थिति, मतलब जो फुल का फुल सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है वो इसमें दिया गया है। बस झारखंड की जो भाषाएं हैं ये हमें नहीं दिया गया है। हिंदी भाषा की जो परिस्थितियां हैं ये हमें सब सारी चीज़ें दी गई है। हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण भी हमें दिया गया है। संविधान में इसकी स्थिति क्या है ये भी दिया गया है। एकाकी संक्षिप्त विवरण, मतलब सारे है जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास यदि इनमें देखें तो इनमें सारी चीजें दी गई है। ठीक है। तो ये एक अच्छा एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएगा 5 सेट में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट में कर बता सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं अगला सेट भी इसका लेकर आऊंगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इन प्लेलिस्टों को चेक कर लें। इन प्लेलिस्टों में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने झारखंड के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ, जिसमें लगभग 2000 प्लस झारखंड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये पहला वीडियो, ये दूसरा वीडियो है और इसका तीसरा वीडियो जल्द ही आएगा। पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इन चीज़ों को आप चेक जरूर कर लें। इन प्लेलिस्टों को आप देख लेंगे जिसमें हिंदी पेपर 2 को मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ। लगभग इसमें अभी तक 11 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये जो कुछ और वीडियो आपको मिल जाएंगे इनको आप देख लोगे। यदि आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर का हमारा सवाल है कि इनमें से किसे प्रथम मुस्लिम कवि माना जाता है। प्रथम मुस्लिम कवि किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, रसखाना, मिर्जा गालिब या अब्दुल रहीम खाना खाना। तो जो अमीर खुसरो है, ऑप्शन नंबर जो ए है, उनको प्रथम मुस्लिम कवि माना जाता है। किनको? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि हिंदी के आदि कवि कहे जाने वाले स्वयंभू हैं, वो रचनाएं किस भाषा में उनकी रचनाएं होती थी? खड़ी बोली, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली? तो उनकी रचनाएं अपभ्रंश में होती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि हिंदी वर्णमाला के में वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर्ण की श्रेणी में आता है? ये व्याकरण आपने पढ़ा होगा, तो जो ई होता है वो ह्रस्व में आता है, ठीक है। ई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका आंसर हो जाएगा ई, ह्रस्व वर्ण की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 नंबर का सवाल है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जो वर्ण आप उच्चारित करते हो तो उसमें जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मात्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इनमें से किस महाकवि ने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? हिंदी का जो जातीय कवि है वो किन्हें कहा जाता है? तो वो आप जानते होंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग द्रविड़ियन भाषा बोलते हैं? जो साउथ इंडिया की भाषा है वो द्रविड़ियन होती है, तो लगभग 25% जो भाषा है वो द्रविड़ियन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि उड़िया अपभ्रंश, उड़िया जो है वो अपभ्रंश भाषा के किस आधुनिक भेद से संबंधित है? तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या फिर खस? कौन सी जो भाषा है उससे आई है? तो वो मागधी से आई है उड़िया। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जो खुरमान रासो है इसकी रचना किसने की है? तो ये इसकी रचना जो है वो दलपति विजय ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दलपति विजय, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि महादेवी वर्मा की कृति स्मृति की रेखाएं, इनकी जो रचना है स्मृति की रेखाएं, इनमें कुल कितने रेखा चित्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुल 7 रेखा चित्र हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि उसके हिस्से की धूप
उसके हिस्से की धूप किसकी रचना है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसमें मृदुला गर्ग जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है मृदुला गर्ग वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो संज्ञा क्या आप जानते हैं भेद होते हैं, तो उसमें किस भेद में आता है? तो प्रशंसा क्या है? तो ये भाव एक है, तो भाववाचक संज्ञा ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द जिसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की श्रेणी में आता है उसे क्या कहते हैं? तो वो सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये श्याम सुंदर दास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा श्याम सुंदर दास। ठीक है। नेक्स्ट है ये स्टैटिक सवाल है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1967 में पारित किया गया था। ये मैंने भाषा की जो उत्पत्ति वाली क्लास है उसमें भी थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में की थी। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी उसको चेक कर सकते हो। राजभाषा हिंदी जो राजभाषा विकास किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो राजभाषा विभाग होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि किस वर्ष सिंधी को भारतीय संविधान में संशोधन करके 8वीं अनुसूची में डाला गया? तो ये स्टैटिक सा सवाल है, ये हर किसी को पता होता है 67 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? तार सप्तक से इनमें से किस कवि का संबंध नहीं है? तो वो धर्मवीर भारती जो है वो तार सप्तक से संबंधित नहीं है। उसके बाद रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, उसके बाद अज्ञे हैं, ये सारे जो है वो तार सप्तक से संबंधित है, लेकिन धर्मवीर भारती नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, मानकीकरण हमारा भी विषय है, हमारा जो सिलेबस है उसमें भी है। तो भाषा की सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में किसके द्वारा हिंदी विभाग ने ही उठाया था? ठीक है, तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो था इसके द्वारा ये बात जो उठाई गई थी कि हिंदी का एक मानकीकरण किया जाए, हिंदी का एक व्यवस्थित व्याकरण किया जाए कि ये मानक विषय है। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछा रहा है कि इनमें से किसने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी थी और ठेठ हिंदी के प्रचार में अद्वितीय योगदान दिया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ठेठ हिंदी की संज्ञा किसने दी थी हिंदी को, जो प्रचलित हिंदी आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको, और इसमें इसका जो विकास है इसमें अद्वितीय योगदान दिया था। तो वो कौन थे? तो अयोध्या प्रसाद खत्री। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए कि खाली स्थान के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, धर्मचंद्र शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्ता और अध्यापक पूर्ण सिंह, इन सबों का उल्लेख आता है। ये कौन से निबंधकार हैं, किस टाइप के हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। तो हमें भी हिंदी साहित्य का जो विकास है उसमें पढ़ना है, तो उसमें हम कई सारे युगों को पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग से संबंधित ये सारे कवि है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि हिंदी उपन्यास का अमिट पात्र होरी किस उपन्यास के केंद्रित पात्र है? तो होरी किस में है? तो गोदान में है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें गोदान उपन्यास भी दिया गया है, तो गोदान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली का संबंध इनमें से हिंदी के किस उपभाषा से है? बघेली का संबंध इनमें से हिंदी का जो उपभाषाएं हैं उनमें किस उपभाषा से संबंध है? तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी है। ये हमको जब हिंदी का हम विकास पढ़ेंगे तो उसमें ये सिलेबस में मतलब ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है? ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा से कौन सी है? तो वो हरियाणवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला वीडियो जो होगा मेरा वो इसी टॉपिक पे होगा, हिंदी का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे की अगुवाई में 7 कवियों द्वारा संकलित व संपादित तार सप्तक जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? पहले तो आपसे पूछा गया कि तार सप्तक जो है तो 7 कवियों के द्वारा संकलित जो है वो अज्ञे की अगुवाई में किया गया था, उसमें कौन नहीं है ये पूछा था। अब यहाँ पूछा है कि उसका प्रकाशन कब हुआ, तो वो भी आप याद रखें 1943 में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा 1943 में इसका प्रकाशन किया गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि खड़ी बोली अपने मूल रूप में इनमें से किस क्षेत्र में बहुतायत में बोली जाती है, मतलब जो खड़ी बोली, खड़ी हिंदी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है मेरठ और बिजनौर के जो क्षेत्र है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर बिहारी की कितनी शाखाएं हैं। बिहारी जो भाषा है उसकी कितनी शाखाएं जॉर्ज गियर्सन ने बताई है। ये हिंदी भाषा का जो विभाजन था उसको में उससे संबंधित है। जब हम हिंदी के विकास को पढ़ेंगे तो उनमें इनके विचार जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, इनके मत को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी जो है वो किसकी शाखा है। तो पूर्वी हिंदी के कितनी शाखाएं हैं, तो पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा। 3 शाखाएं पूर्वी हिंदी के हैं। सारे जो भाषाएं की शाखाएं हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम वो टॉपिक जो है हिंदी का विकास है उसको हमने नहीं पढ़ा है। तो आपने यदि हमारा वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो उनको देख लोगे, क्योंकि हम जो पेपर 2 हिंदी है उसको काफ़ी विस्तार रूप से लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारस के जो लोग थे वो हिंदी सिंधु नदी के जो क्षेत्र में लोग आते थे उसको हिंदुस्तानी बोला जाता था, तो वहीं से हिंदी आई है, सिंधु से हिंदी आया है, तो ये फारसी शब्द है। एक आसान सा स्टैटिक सवाल है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के योगदान के लिए दिया जाने वाला इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है किसी व्यक्ति को ना देकर संस्था या अकादमी को दिया जाता है, ठीक है। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार, साहित्य अलंकार सम्मान, व्यास सम्मान या फिर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ऑप्शन नंबर डी है, ये तो तीनों व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है, तो ये संस्थानों को दिया जाता है या फिर कोई अकादमी जो है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित जो सम्मान है ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान, ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है, कौन सा, तो ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहे के विषय के चरणों में कुल कितनी मात्राएं आती है। जो दोहा का विषय है उसके जो चरण होते हैं उसमें कुल कितनी मात्राएं होती है, तो वो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर होगा, उसमें कुल 13 मात्राएं होती है। दोहे के विषय में कितनी मात्राएं होती है, तो वो 13 मात्राएं होती है। यहाँ पे आपको एक दोहा दे दिया गया है, उसके आपको लेखक पूछा जा रहा है कि उसके रचयिता कौन है। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पै धरे याचे नीचे नैन। तो इसके जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है रहीम। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा, रहीम इसके रचयिता हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक निबंध है श्रम की प्रतिष्ठा, श्रम की प्रतिष्ठा निबंध है, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आचार्य विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि सरोज स्मृति इनमें से किसके द्वारा लिखी गई कविता है। जो कविता सरोज स्मृति है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो निराला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कविता से ली गई है। आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। तो बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ये जो कविता है वो किसकी है, तो आशा का दीपक जो है, आशा का दीपक जो कविता है ये उसकी लाइन है, आशा का दीपक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष ने कालिदास सच सच बतलाना की रचना की। जो किस कवि ने, वर्ष बोल रहा हूँ, कालिदास सच सच बताना एक रचना है, इसकी रचना किसने की आपसे पूछा जा रहा है, तो ये नागार्जुन ने की। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि नीचे दिए शब्द के सह प्रयोग के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से विकल्प अशुद्ध या अनर्थक है उसको आपको जानना है, कौन सा अनर्थक है या फिर कौन सा जो अशुद्ध है, और उसके बाद सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो अचल आय, सकल आय, ऊपरी आय या फिर निजी आय, तो अचल आय ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा अचल आय।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से इनमें से किसकी कही हुई है। ये जो पंक्तियां आपको दी गई है कि प्रतिभा उनमें, मतलब कबीर बड़ी परखी है। ये जो रचना है प्रतिभा उनमें, उनमें कितने, तो उनमें कबीर में बड़ी प्रखरी है, प्रखर है थी। मतलब बोल रहे हैं यहाँ सीधा सा मतलब है कि जो कबीर हैं उनमें काफी प्रतिभा परख थी। तो ये किसने कहा था, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्प में से एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे, जो दिए गए विकल्प है उनमें से एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। तो एक भारतीय आत्मा कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका आंसर हो जाएगा। जो कवि के जो उपनाम दिए जाते हैं उनको भी हमको याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही पूछा है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो वो विद्यापति को कहते हैं, क्योंकि वो मैथिली से रिलेटेड है। मैथिली जो बिहार का मैथिली जो क्षेत्र है वहां से संबंधित है, तो वो मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है। तो हमारा सवाल है कि खाली स्थान वर्तमान काल से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, तो तत्कालिक जो वर्तमान काल है उससे पता चलता है कि कोई भी क्रिया वर्तमान काल में अभी चल रही है, तो उसको तत्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ग्रामर से है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, कोई काम जो है वो अभी कुछ समय तुरंत पूर्व हुई है, अभी कुछ समय पहले ही पूर्व हुई है, उसको कौन सा भूतकाल बोलते हैं, तो उसको आसन्न भूतकाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। ये सब आसान सवाल है, आप आसानी से इनको कर लोगे और ये हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कालखंड को नवजागरण काल कहा जाता है। नवजागरण काल किस कालखंड को कहा जाता है। ये जो है ये हिंदी साहित्य का विकास जो हमारा सिलेबस में दिया गया है उससे संबंधित ये प्रश्न है। जो भारतेंदु युग है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रथम हिंदी उपन्यास का नाम क्या था। मतलब जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा पहला उपन्यास लिखा गया है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सेवा सदन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो उनका आंसर हो जाएगा। गबन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव रसों में से कौन से रस को नाट्य शास्त्र में निषिद्ध माना गया है। मतलब इसका प्रयोग जो है वो वर्जित किया गया है नाट्य शास्त्र में नव रसों में। मतलब 9 रस जो हैं उनको, रस भी हमारे सब्जेक्ट में है, तो जो शांत रस है उसको इसमें निषिद्ध माना गया है, इसको प्रयोग जो है वो वर्जित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक विधवा विवाह नाटक शास्त्रीय की किस धारा से संबंधित है। नाट्य जो शास्त्रीय होते हैं उसकी धाराएं होती है वो किस धारा से संबंधित है, तो समस्या प्रधान धारा। समस्या प्रधान धारा, इस धारा में जो है वो समस्याओं के बारे में, जो समाज की जो समस्याएं हैं उससे जो समाज है उसे अवगत कराया जाता है, तो ये जो समस्या प्रधान धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी के किस सुप्रसिद्ध नाटक की विषय वस्तु कालिदास के जीवन पर आधारित है। अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, कबीर खड़ा बाजार में, या ध्रुव स्वामिनी। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर होगा। आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास के जीवन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना महान साहित्यकार राहुल संकृत्यान से संबंधित है, इनकी आत्मकथा है। तो जो ये कौन है, तो ये मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा अर्धकथानक पहली आत्मकथा है जो हिंदी साहित्य से अभी तक मिली है। उसके जो रचयिता हैं इनमें से कौन है, तो वो उसके रचयिता है बनारसी दास जैन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर हो जाएगा बनारसी दास जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ के साथी मेरा परिवार खाली स्थान के संस्मरण संकलन है। तो ये किसके संकलन है, पथ के साथी मेरा परिवार, तो ये महादेवी वर्मा का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये हमारा जो सिलेबस है उसमें भी महादेवी वर्मा की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान में काव्य का जो प्रभाव आलोचक के मन में पड़ता है उस पर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो प्रभा व्यंजकी आलोचना। जो प्रभाव व्यंजकी आलोचन होता है, इसमें काव्य का जो प्रभाव आलोचक पे पड़ता है, जो कविता है उसका प्रभाव आलोचक पे पड़ता है, जो आलोचना करता है उसके मन पे पड़ता है और वह अपने शब्दों में वो व्यक्त करता है, तो वो कौन सी होता है, तो वो प्रभाव व्यंजक आलोचक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आलोचक को मार्क्सवादी या प्रगतिवादी समीक्षक भी कहा जाता है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रमुख आलोचक में से एक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित उनकी एक जो किताब है उनको आपको बताना है। तो दूसरी परंपरा की खोज, ये उनकी एक जो किताब है किनके द्वारा रची गई है? डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले प्रथम जो समाचार पत्र है उदंड मार्कंडे की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो उदंड मार्कंडे, या आप जीएस में भी पढ़ते होंगे, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा की गई थी और कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने का श्रेय जाता है? जो हिंदी कविता है उसमें जो रस छंद अलंकार होते हैं, तो छंद की परिधि से, जो छंद की सीमा थे उससे आगे बढ़कर जो मुक्त करने का, जो छंद की सीमाओं में पहले के जो कवि रहते थे उनको इन्होंने मुक्त किया था। इनका श्रेय किसे जाता है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस रचना पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई है? टीका लिखा जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी जो रचना होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीकाएं लिखी जाती है। तो सबसे ज्यादा किस पे लिखा गया है? तो वो बिहारी सतसई पे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार रीति काल को सही कालखंड का चयन करें। ये हमारा सिलेबस में दिया गया है, साहित्य का जो विकास होगा हिंदी साहित्य का उसमें हम इसे पढ़ेंगे। तो 1700 से लेके 1900 के बीच का जो काल होता है, 1700 से लेके 1900 के बीच का कालखंड, वो किससे संबंधित है? तो वो रीति काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई 4 रचनाओं में से किसका संबंध हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल से है? इनमें से कौन सी है जो रचनाएं हैं वो पूर्व मध्य काल से संबंधित है, मतलब 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बीच के संबंधित है, इसे ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो इससे ही संबंधित कौन सा है? तो राग गोविंद। ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है, इसका आंसर हो जाएगा राग गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि इनमें से किसने हिंदी साहित्य के काल खंड के विभाजन में परिवर्तन काल श्रेणी का उपयोग किया? परिवर्तन काल श्रेणी का उपयोग किसने किया? तो मित्र बंधु ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा मित्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से हिंदी भाषा के किस विद्वान ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा? जो आदिकाल है उसे अपभ्रंश काल किसने कहा? तो वो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश काल इसे कहा। यह अपभ्रंश जो है हमारा सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मल्लुक दास का संबंध पूर्व मध्य काल में इनमें से किस धारा से है? पूर्व मध्य काल में कई सारी धाराएं होती थी कविताएं की, तो उनमें से कौन सा धारा जो मल्लुक दास की है? तो वो ज्ञानेश्वरी शाखा, जो ज्ञानेश्वरी शाखा है ये मल्लुक दास से संबंधित थी। ये जब हिंदी साहित्य का आप विकास पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के इनमें से किस रचना का संबंध छायावाद युग से नहीं है? तो छायावाद युग है, फिर से हिंदी साहित्य से ही सवाल पूछा गया, हिंदी साहित्य का विकास से। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावाद से संबंधित नहीं है। बाकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ये छायावाद युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी जो है वो इनमें से किस भाषाओं में रचना उनकी करते हैं? तो वो खोरठा में करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा खोरठा में कौन रचना करते हैं? तो श्रीनिवास पानूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुख भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाली तोलोंग सिक्की लिपि के जनक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है तोलोंग सिक्की लिपि है जो कि करुख भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस लिपि को किसने ओरिजिनेट किया था? इसके जनक जो है वो कौन है? तो इसके जनक है नारायण ओरांव। और नारायण ओरांव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना झारखंड के खड़िया के लोकगीतों का संकलन है? जो झारखंड के खड़िया लोकगीत हैं उनका संकलन कौन सी रचना में है? तो खड़िया ओलोंग। खड़िया ओलोंग ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा खड़िया ओलोंग। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस साहित्यिक हस्ती को गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर होगा पंडित रघुनाथ मुर्मू को जो गुरु गोमके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में बोली और लिखे जाने वाले इनमें से कौन सी जो भाषा की लिपि है वरंग चित्ती है?
वरंग चित्ती लिपि किसकी है? तो हो जो भाषा झारखंड की है, जनजातीय भाषा हो, उसको जो लिपि है वो वरंग चित्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द समूहों में से के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, OWS पूछा जा रहा है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा जा रहा है, तो जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। जिसपे आक्रांताओं का आक्रमण नहीं हुआ तो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। फिर से हिंदी साहित्य से ही सवाल आ गया, हिंदी साहित्य का विकास। नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपने खाली स्थान ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था। मतलब नई कविता का प्रयोग सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले अज्ञे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द की सही वर्तनी है? आपको सही वर्तनी, अतिशयोक्ति है, उसका सही वर्तनी चूज करना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो अतिशयोक्ति कौन सा सही हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति आपका सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अतिशयोक्ति ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये नहीं है, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो तत्सम इनमें से कौन, मतलब सीधा आपसे पूछा है तद्भव कौन है? तो लज्जा, सांप, स्तंभ, वधु। तो जो सांप है वो तद्भव शब्द है, बाकी जो शब्द है लज्जा, स्तंभ और वधु ये सारे तत्सम शब्द है। तत्सम जो संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव उसका हिंदी में हो गया। उसके बाद देशज और विदेशज होते हैं, ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया को चुनना है। क्रिया का जो दो भेद होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट पे कुछ होता है, और जो सकर्मक क्रिया है वो ऑब्जेक्ट खुद करता है। तो ठीक है, तो हंसना क्या है? हंसना एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया हंसना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लतियाना शब्द क्रिया के किस श्रेणी में आता है? लतियाना शब्द किस श्रेणी में आता है क्रिया के? तो नाम धातु क्रिया के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ये ग्रामर से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण की श्रेणी में नहीं आता है? विशेषण के श्रेणी में कौन नहीं आता है? कम, गोल, ममता या दो। तो ममता जो है ये विशेषण के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ममता विशेषण की श्रेणी में नहीं आता है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय करें कि रेखांकित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण इनमें से किस श्रेणी में आता है। तो इस अखबार का पहला पन्ना कहाँ है? तो इस जो है वो कौन सी श्रेणी का विशेषण है? तो ये सर्वनाम विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम के यूज से जो विशेषण होता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्रामर का सवाल। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि रेखांकित शब्द का जो संज्ञा है वो किस श्रेणी का संज्ञा है। तो मुझे भूख लगी है, तो इसमें भूख जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो भूख भाववाचक संज्ञा है। ये एक भूख जो है एक भाव है, इस कारण से इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है? द्रव्यवाचक कौन है? मिठास, अर्जुन, सेना या पानी। तो पानी द्रव है, आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ग्रामर से है कि वर्तमान काल में कुल कितने वेद हैं? वर्तमान काल के कुल कितने वेद हैं? वर्तमान काल है जो टेंस है उसमें जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने भेद है? तो उसके 5 भेद है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वह खाना खाता होगा, वह खाना खाता होगा, तो ये कौन सा है? तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। वो कह रहा है कि ये जो समय है, अभी का जो समय है वो इस समय खाना खाता होगा। मतलब ये तो भूतकाल का विषय है ही, लेकिन संदिग्ध में है कि वो होता होगा या नहीं होता होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल बोल रहा हूँ, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? मतलब आपसे स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो संतान जो है वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद गुस्सा, बचपन, हीरा ये सारे पुल्लिंग है और संतान जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द के लिंग जो है वो एक है और जो कोई और है कि विसंगत है, तो आपको विसंगत ही चुनना है। तो जो इसमें से पहाड़ जो है वो इससे अलग हो जाएगा। तो पहाड़ ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए शब्द में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? सदैव बहुवचन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसू। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आंसू का सबसे जो प्रयोग है वो सिर्फ बहुवचन में ही किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी खाली स्थान देखकर ही पता चलता है कि गमला टूटने से वह कितने गुस्से में है। उसका क्या देखकर? उसका हाल भाव देखकर, क्रियाकलाप देखकर, भाव मंगनी देखकर, या फिर रंग ढंग देखकर। तो ये भाव भगीमा देखकर उसका लगता है कि वो काफी गुस्से में है गमला टूटने से। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि दिए गए विकल्प में जंगल शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन है? तो जंगल का अरण्य होता है। ऑप्शन नंबर जो सी बी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प को ध्यान से पढ़े और तय करें कि रेखांकित शब्द कारक की किस श्रेणी में आता है। तो वृक्ष से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए। तो जो से जो होता है दो जगह आता है, तो एक तो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए आता है, एक अपादान भी आता है। तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरना, जब भी किसी चीज से अलगाव का भाव आए तो वो अपादान कारक होता है, ना कि कर्ता ने कर्म को करण से। तो वो कर्ण नहीं होता है, वो अपादान कारक हो जाता है यदि उसमें अलगाव का भाव उत्पन्न हो। ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण का आपको संधि विच्छेद पूरा है। तो उच्चारण जो होता है वो उत जोड़ चारण होता है। ठीक है, उत जोड़ चारण को उच्चारण बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा उत जोड़ चारण कौन है? तो उत जोड़ चारण ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा जाए। तो संलग्न जो होता है वो सम जोड़ लग्न, तो इसे समलग्न बोलते हैं। तो सम जोड़ लग्न आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, सम जोड़ लग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि नील कमल शब्द में समास की कौन श्रेणी में आता है। ये तो कई बार पूछा जाता होगा, ये कर्मधारय समास होता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मधारय समास नील कमल होगा। गंगा जल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? गंगा जल कौन सा समास है? तो गंगा जल तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधः उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो अधः जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, नीचे। उपसर्ग और प्रत्यय दो प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको जोड़कर शब्द में जो पहले जुड़ता है एक बाद में जुड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी व्याकरण में प्रयोग होने वाला इनमें से कौन सा उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? जो उपसर्ग है वो कौन सा है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? तो वॉइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये आप आसानी से कर भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देता है वो क्या कहा जाता है? तो वो प्रत्यय कहा जाता है। जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग में यूज होता है और प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में यूज होता है। ये आप याद रखेंगे, प्रत्यय मतलब प्रथम होता है तो वो इसको पीछे याद रखें आप, और जो उपसर्ग होता है वो पहले रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत शब्द है? कृदंत शब्द कौन सा है? तो वो पूजनीय है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, पूजनीय। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से जो मुहावरा आपसे पूछा रहा है कि इसका आशय क्या है? खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना का मतलब होता है मोह ममता जो है उसका समाप्त हो जाना, तो उसको खून सफेद होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरा का आपको आशय, तो गंगा नहाना। गंगा नहाना का मतलब होता है दायित्व पूरा कर लेना। आपका जो दायित्व था उसको आपने पूरा कर लिया तो बोल लिया कि आपने गंगा नहा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावराओं का आप सही आशय निकालिए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब है तरह तरह के विचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरा का ही अर्थ आपको बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है कि बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका आंसर हो जाएगा, बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट जो है कि नई कविता पत्रिका में आम अपेक्षित जनों की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो लघु मानव। आपने पहले भी देखा जो नई कविता है वो किस युग से संबंधित है, ये भी सवाल पूछा गया था। नई कविता शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग किसने किया था, ये भी पूछा गया था। तो इससे सवाल, साहित्य से सवाल हमेशा आ रहे हैं। ठीक है। ये जो साहित्य जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का विकास, ये हमारे सिलेबस में दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि इनमें से किस साहित्यकार ने संताली प्रवेशिका की रचना किसने की है? तो इसने की है डोमर साहू समीर ने। डोमर साहू समीर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो इसमें व्याकरण के सवाल रहे, इसमें हिंदी साहित्य का विकास का सवाल रहा। ठीक है। जो शब्द शक्ति है उससे भी इसमें सवाल देखने को मिले और उसके बाद ग्रामर से सवाल आपको देखने को मिले। तो ये जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस
सिलेबस पे दिया गया है उसी के अनुसार ये पूछा गया है। तो ये हमारा पूरा जो 100 क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ये जो प्लेलिस्ट है, कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनको आपको चेक कर लेना चाहिए, जैसे जो JSSC हिंदी पेपर 2 का प्लेलिस्ट है, झारखंड ऑल एग्जाम PYQ प्लेलिस्ट है, इनको आप चेक कर लें हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।